हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आज हम तुमको एक महत्वपूर्ण वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में बताएंगे जिसका नाम है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मात्र भौतिक विज्ञान की यह एक इकाई का अकेला ही ऐसा पाठ है जिसका नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, इसमें इस चैप्टर के अंतर्गत ये जो है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसके बारे में आज हम तुमको जानकारी देंगे। देखिएगा, ये आइंस्टीन जो है, तो आइंस्टीन ने क्या किया था कि 1905 ईस्वी में, ठीक है, इस बात में ध्यान देना, 1905 ईस्वी की बात है। आइंस्टीन ने क्या किया कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए उसने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पे, मतलब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का आधार लिया था। तब आइंस्टीन ने सन 1905 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या हो पाई। इसके बाद क्या हुआ कि देखिएगा, जब इसने किया तो पहली बात हमें ये जानकारी होना थी आवश्यक है कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है क्या। अब तुम ये नहीं समझना कि ये क्या है। प्लांक प्लांक एक वैज्ञानिक है। क्या है? प्लांक एक वैज्ञानिक है। तो प्लांक ने अपना एक सिद्धांत दिया था प्रकाश के बारे में। वैसे तो प्रकाश के बारे में बहुत कुछ बताया गया, आइंस्टीन ने पहले बताया था, फिर इसके बाद हाइगेंस ने क्या बताया था? हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश जो होता है वो चलता है तरंगों के रूप में। हाइगेंस ने बताया था कि जो प्रकाश होता है वो किसके रूप में? ठीक है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में। ठीक, ये हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तो इसके आधार पर हमने क्या किया कि प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के विवर्तन, इनकी व्याख्या हो सकी। लेकिन प्लांक ने क्या बताया था? तो प्लांक ने बताया था कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों तथा पैकेटों के रूप में चलता है। क्या बताया था? प्लांक ने बताया था जो यानी प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों और तथा पैकेटों के रूप में चलता है, और जिन्हें हम फोटोन के नाम से जानते हैं। उसने बताया जब ये तुम्हारा प्रकाश है और जब ये तुम्हारा प्रकाश पैकेटों और बंडलों के रूप में चलता है तो इनका कुछ नाम होगा। तो उसने उनका नाम बताया क्या? फोटोन। उसका नाम क्या बताया? फोटोन। ठीक, ये बात ध्यान रखना। ठीक, उन्होंने इसका नाम क्या दिया? फोटोन। और बताया कि जितने भी फोटोन उसमें होते हैं तो प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? एच न्यू होती है। कितनी होती है? एच न्यू होती है। तो जब एच न्यू होती है तो एच हो गया प्लांक नेतांक। एच क्या होगा यहाँ पे? प्लांक नेतांक। और न्यू यहाँ क्या हो गई? प्रकाश की आवृत्ति। ठीक, ये बताया प्लांक ने। और उसने ये भी बताया कि जो फोटोनों की जो संख्या है, यानी प्रकाश की जो तीव्रता होती है, वो फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। ये बताया था। ये टॉपिक बहुत अच्छे हैं कि जो यानी प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है, लेकिन जो प्रकाश की तीव्रता होती है, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है, उस पर निर्भर नहीं करती। ध्यान रखना। क्या बताया कि जो प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती, लेकिन जो प्रकाश की जो आवृत्ति होती है, क्या आवृत्ति होती है, वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर क्या करती है? निर्भर करती है। इनके बारे में अब देखिए आगे हम तुम्हें बता रहे। और देखिए, तो ये बताया, तो क्या किया कि आइंस्टीन ने सन 1905 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया। और उसने बताया था प्लांक ने क्या कि जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों तथा पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू होती है। ये इतनी बात हुई। अब आगे देखिएगा, फिर आगे बताया आइंस्टीन ने, फिर आगे बताया कि अगर जैसे ये हमारे पास धातु है, ठीक, इस बात में ध्यान रखना, तो अगर जैसे एच न्यू ऊर्जा का फोटोन जो है, अगर जैसे एच न्यू ऊर्जा का फोटोन ये जो है यहाँ पे, ठीक, ध्यान देना, तो एच न्यू ऊर्जा का जो फोटोन है, जब वो किसी धातु के पृष्ठ पर गिरता है, जिगरा
तो जैसे ये यहां पे गिरा तो गिरने के बाद क्या किया कि इसने अपनी जितनी भी ऊर्जा इसके पास थी, इसने अपनी संपूर्ण ऊर्जा यहां आकर के इस जो मतलब धातु है, जो धातु पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उसे दे दी। बात आई समझ? मतलब जो h न्यू ऊर्जा का जो फोटोन, और जब यहां पे आकर के गिरा तो इस मतलब धातु में क्या थे? इलेक्ट्रॉन। तो इस फोटोन ने अपनी जितनी भी ऊर्जा थी उसने इस धातु के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दी? दे दी। और जब इसने अपनी ऊर्जा जब इस इलेक्ट्रॉन को दे दी तो इसका क्या हो गया? अस्तित्व ही समाप्त हो गया, मतलब इसका कोई काम ही नहीं रहा। अब ये यहां से क्या हो चुका? बेकार हो चुका। अब जो ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन के पास थी तो इसने क्या किया कि जो ऊर्जा फोटोन ने दी थी, जो ऊर्जा फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन को दी थी, तो इस इलेक्ट्रॉन ने देखो कहां कहां उपयोग की। इसने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन ने इस धातु से बाहर निकलने के लिए कुछ ऊर्जा व्यय कर दी। समझ में आ रहा कि इस इलेक्ट्रॉन ने जो फोटोन से ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को मिली थी, तो इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया कि कुछ ऊर्जा थी तो वो इस धातु से बाहर निकलने के लिए, इस धातु से बाहर निकलने के लिए व्यय कर दी। और शेष ऊर्जा उसने क्या की? अपने पास किसके? गतिज ऊर्जा के रूप में रख दी। किसके रूप में रखी? गतिज ऊर्जा में, क्योंकि उसे गति करने के लिए भी तो चाहिए। अगर पूरी ऊर्जा यहीं वेस्ट करता तो यहां चलता कैसे वो? तो इसलिए उसने आधी ऊर्जा थी तो इस धातु से बाहर निकलने में व्यय की, और शेष बची उसने अपने पास रख दी। अब क्या हुआ इसके बाद? तो देखिएगा अब इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन धातु के भीतरी पृष्ठ से निकले, कहां से? भीतरी पृष्ठ से अगर उत्सर्जित हुए तो उनकी गति ऊर्जा कम हो गई। ठीक है ना, क्योंकि वो कहां निकल रहे? वो काफी अंदर से निकल रहे। और जो इलेक्ट्रॉन धातु के ऊपरी पृष्ठ से निकल गए तो उनकी गति ऊर्जा कैसी हो गई? ज्यादा हो गई। राइट बात। अब देखना, हम तो देखिएगा यहां पर ध्यान देना है कि जब ये h न्यू ऊर्जा का फोटोन गिरा, ध्यान देना, ये h न्यू ऊर्जा का फोटोन गिरा, ये गिरा था, ये गिरा, और गिरने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली थी। तो इसने इस जो ये ऊर्जा थी टोटल, इस ऊर्जा को दो रूपों में व्यय किया। क्या? आधी तो आधी ऊर्जा इससे बाहर निकलने में व्यय कर दी। ठीक है, और शेष ऊर्जा किसके पास रखी? अपने गतिज ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में? ये होगी गतिज ऊर्जा, और शेष निकली किसके रूप में? शेष कार्य करने में व्यय कर रही। यही जो कार्य है यही हमारा क्या कहलाता? कार्यफलन कहलाता है। तो देखिए यहां पे मिली तो ई के प्लस कितना हो गया? डब्ल्यू। ठीक, इसे हम कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? कार्यफलन। बात आई समझ में? तो जो एच न्यू ऊर्जा जो थी तो इस इलेक्ट्रॉन ने दो तरह से व्यय की। एक काहे में? एक की यानी गतिज ऊर्जा के रूप में, और एक की इस धातु से बाहर निकलने में। ठीक, अब देखना हम क्या करेंगे इसके बाद, ये है इसका यहां हम क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? ई के बराबर एच न्यू और माइनस कितने हो गए? डब्ल्यू। अच्छा, अगर यहां से यदि पृष्ठ से, ध्यान देना, यदि पृष्ठ से एच न्यू जीरो, एच न्यू जीरो, न्यू जीरो क्या होती है? देहली आवृत्ति होती है। क्या होती है? देहली आवृत्ति। यदि पृष्ठ पर एच न्यू ऊर्जा का फोटोन गिरता है, कितने? एच न्यू ऊर्जा का फोटोन गिरता है, फोटोन गिरता है, तो क्या हो गया? W बराबर एच न्यू जीरो हो गया। राइट बात। जब एच, तो जी मान जो निकल के यार W का, यहां उठा करके हम क्या कर देंगे? यहां पे हम रख देंगे। ठीक है, देखना इसे ध्यान से। तो हमने क्या किया कि ये W मान है, हमने यहां पे रखा, इसमें जी लिखा W, यहां पर उठा के इसे हमने रख दिया। तो E के बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। ठीक, देखो यहां रखा हमने W बराबर, ये मानता यहां रख दिया। तो अब हम क्या करेंगे इसका कि यहां H का क्या ले लेंगे? यहां से हम कॉमन ले लेंगे। ठीक, कॉमन लिया तो न्यू और न्यू जीरो हो गया। ठीक, हमने पढ़ा है न्यू बराबर होता है C अपॉन लैम्डा। क्या पढ़ा है? न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा। मान उठा के यहां रखेंगे तो E के बराबर H, यहां रखेंगे C अपॉन लैम्डा और C अपॉन लैम्डा जीरो। ठीक, यहां क्या करेंगे? C का हम यहां से क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो E के बराबर, ठीक है, E के बराबर HC, E के बराबर HC 1 बटे लैम्डा माइनस 1 बटे लैम्डा जीरो। एक तो ये हो गया। यदि, और देखना इसके आगे कि यदि उत्सर्जित
यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम, कौन सा अधिकतम वेग, V मैक्सिमम मीन्स होता अधिकतम, V मैक्सिमम हो तो फिर क्या होते, E के बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ क्या कर देंगे, मैक्सिमम कर देंगे। तो E के जो दिया गया है इसके उठा के यहाँ रख देंगे हम, तो यहाँ हो गया हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम, और SC 1/λ और 1/λ 0, ये निकल के आ गया। ठीक, कभी कभी क्या करता है कि पेपर में यहां तक पूछा जाता है और कभी कभी पेपर में यहां तक पूछा जाता है। जिस पोजीशन में वो तुमसे पूछे वो या तो सीधे आएगा क्वेश्चन डायरेक्ट कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए, तो 1 नंबर का पूछेगा, लेकिन 1 नंबर की बहुत कम चांस है। या कहेगा कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण की व्याख्या कीजिए। जब व्याख्या के लिए वो थ्योरी जितनी हमने बताई है वो सब पूरा तुम्हें लिखने के बाद ये पूरा यहां तक आना चाहिए, राइट बात। और अगर वो नहीं पूछेगा तो सीधे पूछेगा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण या हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम बराबर SC 1/λ माइनस 1/λ 0 को सिद्ध कीजिए, ऐसे भी आ सकता है। ठीक, अब ये हो गया, लेकिन इसके साथ में एक चीज और पूछी जाती है कि ये तो लिखना है, लेकिन वो कहेगा कि इससे संबंधित प्रकाश जो है उसकी वैद्युत प्रभाव के समीकरण भी लिखिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम भी पूछेगा। ठीक है, इसके क्या पूछे, नियम, इसके नियम है। अच्छा, वो नियम कैसे आए, तो 2 वैज्ञानिक, वो नियम के बारे हम बताएं। इसमें 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था लेनार्ड और एक का नाम था मिल्टन। ध्यान देना, लेनार्ड और प्लस में कौन था, मिल्टन। इन 2 वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी मेहनत की और उन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित 5 नियम निकाल दिए। कितने नियम, 5 नियम बताए, और भी बताए लेकिन 5 नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 5 नियम निकाले। अब ये 5 नियम कौन से हैं हम तुम्हें बताएं, क्योंकि ये इसी समीकरण के साथ में ही पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, जो इसमें पहला था तो तुम्हारा क्या था, पहला उसने बताया नंबर 1 पे क्या बताया कि जो प्रकाश की जो तुम्हारी तीव्रता होती है, तो जो प्रकाश की तीव्रता है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या अनुक्रमानुपाती होती है। कैसे, अगर जैसे जैसे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती हुई चली जाएगी उसी प्रकार से उसकी तीव्रता भी क्या होगी, उसकी तीव्रता भी बढ़ेगी। अगर उसकी तीव्रता बढ़ेगी तो जो धारा बह रही, धारा का मान ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। समझ में आया ना, मतलब अगर किसी चीज से इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा मात्रा में निकलेंगे उसमें विद्युत धारा उतनी ज्यादा बहेगी, वो तो रियल है। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे देखना, तो इसने बताया कि जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। पहला नियम इन्होंने दिया क्या, कि प्रकाश की तीव्रता उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती, पहला नियम। दूसरा नियम बताया गया, दूसरा नियम क्या था इनका, दूसरा नियम यह था कि जो प्रकाश की आवृत्ति होती है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। ये दोनों पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये जब तुम इस चैप्टर के जब तुम न्यूमेरिकल लगाओगे तो इसमें ये जरूर पूछेगा तुमसे। ठीक है, कि इसकी तीव्रता दुगनी कर दी जाए तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या इसकी आवृत्ति को यानी कि 4 गुनी कर दें तो क्या पड़े, ये पूछा जाएगा। इसलिए 2 को याद रखना। पहला क्या है, पहला बताया कि जो प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तीव्रता को कितना ही हम यानी क्यों ना बढ़ा दें, लेकिन उसके गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं बढ़ेगा। और जो आवृत्ति होती है, अगर आवृत्ति को बढ़ाओगे तो उसकी जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा वो आराम से क्या हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट ध्यान देना इस बात में। तीसरे पॉइंट में क्या है कि यदि धातु पर आपतित, ठीक, इस बात में ध्यान देना, ये न्यूमेरिकल में काफी बार पूछा गया है, इस बात में ध्यान देना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इस बात में तुम बहुत ध्यान देना है। कैसा कि यदि आपतित, ये आपतित है,
यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान, ये प्रकाश है जैसे ये यहां पे गिरा, इसकी बात कर रहे हैं कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान एक निश्चित मान से, कौन मान से, अगर एक निश्चित मान से कम है, या कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान अगर देहली आवृत्ति से कम है, समझ में आया कैसे, न्यू लेस देन न्यू जीरो, बात समझना, क्या कहा हमने, न्यू लेस देन न्यू जीरो, तो देहली आवृत्ति होगी जी आपतित। तो यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान एक देहली आवृत्ति से कैसा है, कम है, ठीक है, तो उससे क्या जानते, उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ठीक है। अगर इससे ज्यादा हो गए, अगर इससे ज्यादा हो गए तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ये न्यूमेरिकल में तुमसे बार बार कई बार ऐसा आया क्वेश्चन जो यानी पूछा गया है, राइट बात। अच्छा नंबर तीसरा, लास्ट बात देखना, पांचवी, उसने बताया, इन दोनों ने की है कि क्या बताया कि जब यानी प्रकाश के पृष्ठ पर आपतित होने, अगर जैसे कोई भी यानी प्रकाश है, अगर इस पृष्ठ पर गिरे और गिरने के बाद उससे तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना चाहिए, मतलब अगर प्रकाश गिरा और गिरने के बाद तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएं, ये होना चाहिए। तो आपतित प्रकाश ऐसा है कि प्रकाश के आपतित होने और तथा उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पछता नहीं होना चाहिए। समय पछता क्या होता है, लॉन्ग टाइम, क्या होता है, लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम मतलब जान गए, बहुत लंबा समय ना लगना चाहिए, इसका तात्पर्य है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी पृष्ठ पर प्रकाश के आपतित होने और तथा उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पछता नहीं होना चाहिए। ये पाठ था आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। लगभग हमने तुम्हें पूरा ही बताया, इसी आधार से बताया है, इसमें इतना सब आता है, ठीक। इसलिए ये इस पाठ का सबसे इकलौता मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसकी इकाई ही एक ही, और इस इकाई का यही नाम है, ठीक है, प्रकाश वैद्युत, ठीक, प्रभाव। अच्छा अब देखिए और भी देखिए इसके आगे, यहां तुम्हें मिलेगी कि यानी प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में पूछा गया कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति कैसी हुई। द्वैत प्रकृति मतलब प्रकाश के दो रूप, द्वैत प्रकृति का मतलब क्या हुआ, प्रकाश के दो रूप। तो ये क्या है प्रकाश के दो रूप, देखिए पहले हाइगेंस ने बताया था, क्या बताया था, हाइगेंस ने बताया कि जो तुम्हारा प्रकाश है वो यानी तरंगों के रूप में चलता है, और जब वो तरंगों के रूप में चलता है तो देखना, तो इसमें क्या हुआ कि प्रकाश के, हाँ तो देखिए इसका क्या हुआ कि इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण, इनकी व्याख्या हो गई। कब, जब माना गया कि प्रकाश जो होता है वो किसके रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है। तो परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन की व्याख्या हुई, तो एक रूप ये मिल गया, क्योंकि हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में, और इस आधार पे अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन की व्याख्या होगी, एक रूप है। और जी यहाँ पे जो प्लांक भाई साहब थे, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि प्रकाश जो होता है वे ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो ये इसका कौन सा रूप हो गया, दो रूप हो गया। इसके आधार पे क्वांटम सिद्धांत और ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या हो चुकी, क्योंकि ये पूरा पाठ जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये इसी पे आधारित है कि प्रकाश किनके रूप में चलता है, पैकेटों मतलब यानी कणों के रूप में चलता है, ठीक है ना। पेपर में ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इसमें इस पाठ में, इस पाठ की ही व्याख्या इसी आधार पे की गई है कि जो यानी प्रकाश है वो यानी किसके आधार पे चलता है, कणों के रूप में चलता है, कहने का तात्पर्य, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रकाश के दो रूप हो गए, एक कौन, एक हाइगेंस ने बताया तरंगों के रूप में चला, और एक प्लांक ने बताया कि प्रकाश जो होता है वो किसके, ऊर्जा तथा ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलता है। दो रूप होने के कारण इसे कहते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ठीक। अब देखना इसके बाद अब एक नाम और आता है, शायद तुमने यानी सुना होगा इसका, देखिए दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, दी ब्रोगली, ठीक, तरंग दैर्ध्य, ठीक। एक जो होता है दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के बारे में सुना होगा। इसका दूसरा नाम है द्रव्य तरंगें,
ठीक, ये पूछा गया है, आया है 2024 में कि द्रव्य तरंगें क्या हैं। ठीक, इसके बारे में यानी पूछा गया है। तो देखिए, तो इन्होंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, फोटॉन आदि जो है एक तीव्र वेग से गतिमान होता है, समझना, मतलब दी ब्रोगली के अनुसार जब कोई कण या जब कोई द्रव कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन आदि तीव्र वेग से गतिमान होता है तो वह एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो इस मतलब तरंग से जो है संबंधित तरंगें हुई, उनका नाम हो गया क्या? द्रव्य तरंगें। राइट। अच्छा, इसका यानी समीकरण होता है, वो भी देखिए यहाँ पे। इसका जो है समीकरण होता है वो क्या है, देखो हम तुमको यहाँ से बता दें। इसका जो होता है, देखिए पहले ये है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक, यहां क्या था? E बराबर एच न्यू। क्या था? E बराबर एच न्यू। ठीक, फिर हमने देखा है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, इसमें क्या था? E बराबर mc²। ठीक, ई दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो mc² बराबर कितना? एच न्यू हो गया। और हमने पढ़ा है न्यू बराबर कितना होता है? c/λ होता है। और जब होता है तो यहाँ पे हम इसका मान रखेंगे तो एच सी अपॉन कितना? लैम्डा हो जाएगा। c से c को क्या कर देंगे? काट देंगे तो mc बचा, तो h अपॉन कितना? लैम्डा हो गया। ठीक, यदि फोटोन, ध्यान देना कि यदि फोटोन का संवेग क्या हो? p हो। क्या हो? p हो, तो p बराबर हम मान सकते हैं क्या? mc। तो यहां उठा के रखें तो p हो जाएगा, तो p बराबर h/λ। p बराबर कितना हो गया? h/λ। तो हमें लैम्डा निकालना था यहां से, तो लैम्डा बराबर कितना हो गया? h/p। h/p इसे कहते हैं दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का जो है समीकरण है, जो व्यंजक है, यही होता है। ठीक, हमने लगभग ये पाठ पूरा तुमको बताया है। इसको देखिएगा, इसका अध्ययन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पाठ है और इसके आने की प्रबल संभावना है। और अपनी मेहनत कीजिए, बरकरार रखिए। धन्यवाद।